आज हम नींद की दुनिया में गोता लगा रहे हैं। ये ऐसी चीज है जो हम रोज करते हैं, पर शायद इसके बारे में उतना जानते नहीं, है ना? आखिर क्यों है ये इतनी जरूरी, और क्या होता है जब हम इसे नजरअंदाज करते हैं? चलिए कोशिश करते हैं इसे समझने की। बिल्कुल। नींद देखिए सिर्फ शरीर को आराम देने का नाम नहीं है, ये हमारे दिमाग और सेहत के लिए एक बुनियादी जरूरत है। हाँ। आजकल के भागदौड़ में अक्सर हम नींद को कम आंकते हैं, लेकिन इसके नतीजे वाकई चौंकाने वाले हो सकते हैं। तो सबसे पहले यही समझते हैं कि अगर हम जरूरत के हिसाब से नींद ना लें तो असल में होता क्या है। ये सिर्फ अगले दिन थका हुआ महसूस करने से कहीं ज्यादा गंभीर है ना? हाँ बिल्कुल। अगर कोई लगातार रात में मान लीजिए 6-7 घंटे से कम सो रहा है, तो इसका सीधा असर शरीर की बीमारियों से लड़ने की ताकत यानी इम्यून सिस्टम पर पड़ता है। अच्छा। वो कमजोर हो जाता है। कुछ स्टडीज तो ये भी दिखाती है कि इससे कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। और अल्जाइमर रोग के पनपने में भी नींद की कमी का हाथ हो सकता है। बाप रे, ये तो वाकई गंभीर बात है। और शरीर पर सीधे तौर पर क्या असर दिखते हैं, मतलब फिजिकली? हाँ, फिजिकली भी शरीर का पूरा सिस्टम गड़बड़ा सकता है। ब्लड शुगर का लेवल इतना बिगड़ सकता है कि इंसान प्री डायबिटिक स्टेज में पहुंच जाए। अरे। दिल की बीमारियां, स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ जाता है। और हाँ, वजन बढ़ने का भी सीधा कनेक्शन है। वजन बढ़ना, वो कैसे? होता क्या है कि कम सोने से भूख बढ़ाने वाले हार्मोन्स ज्यादा बनते हैं और पेट भरने का सिग्नल देने वाले हार्मोन्स कम हो जाते हैं। तो नतीजा ज्यादा खाना और वजन बढ़ना। अच्छा। मानसिक सेहत पर भी असर पड़ता है, जैसे डिप्रेशन, चिंता जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। संक्षेप में कहें तो कम नींद जीवन को छोटा कर सकती है। ये तो सोचने वाली बात है। अच्छा, तो फिर शरीर ये कैसे तय करता है कि अब सोने का वक्त हो गया है या जागने का? कोई सिस्टम होगा इसके पीछे? हाँ, देखिए इसके पीछे दो मुख्य सिस्टम काम करते हैं। पहला है हमारे दिमाग के अंदर फिट एक कुदरती घड़ी, जिसे सर्कैडियन रिदम कहते हैं। सर्कैडियन रिदम? हाँ, ये लगभग 24 घंटे का एक चक्र है जो तय करता है कि कब हमें नींद जैसा महसूस हो और कब ताजगी। आपने कहा लगभग 24 घंटे, मतलब ये एकदम सटीक 24 घंटे की नहीं होती? दिलचस्प बात यही है, असल में ये थोड़ी सी लंबी होती है, करीब 24 घंटे और 15 मिनट की। ओ अच्छा। हाँ, लेकिन रोजमर्रा सुबह सूरज की रोशनी हमारी इस अंदरूनी घड़ी को रीसेट करके ठीक 24 घंटे पर ले आती है। अच्छा, रोशनी का रोल है इसमें? बिल्कुल। इसी वजह से कुछ लोग सुबह जल्दी उठने वाले यानी मॉर्निंग पर्सन होते हैं और कुछ देर रात तक जागने वाले यानी नाइट आउल। ये काफी हद तक हमारे जीन्स पर निर्भर करता है। अच्छा, और वो दूसरा सिस्टम क्या है जो नींद को कंट्रोल करता है? दूसरा सिस्टम है नींद का दबाव। जैसे जैसे हम जागते रहते हैं, हमारे दिमाग में एडेनोसिन नाम का एक केमिकल जमा होता जाता है। एडेनोसिन? ये केमिकल जितना ज्यादा जमा होता है, हमें उतनी ही तेज नींद आने लगती है। मतलब नींद का दबाव बढ़ता जाता है। तो फिर कैफीन जैसे चाय या कॉफी में होता है, वो कैसे काम करता है? वो तो नींद उड़ा देता है। बिल्कुल सही। कैफीन बड़ा चालाक है। वो दिमाग में जाकर उन्हीं जगहों पर, रिसेप्टर्स पर बैठ जाता है जहां एडेनोसिन को बैठना चाहिए था। ओके। और एडेनोसिन को ब्लॉक कर देता है। तो भले ही दिमाग में एडेनोसिन जमा हो रहा हो और नींद का दबाव बढ़ रहा हो, कैफीन उसे सिग्नल नहीं देने देता। सही। कैफीन उसे अपना काम यानी नींद लाने का सिग्नल देने नहीं देता। इसीलिए हमें ताजगी महसूस होती है और इसका असर 5 से 7 घंटे तक रह सकता है। क्या बात है! मतलब कैफीन सिर्फ हमें जगा हुआ महसूस कराता है, असल में थकान कम नहीं करता। बिल्कुल। एडेनोसिन तो जमा होता ही रहता है। अच्छा, तो क्या जब हम सोते हैं तो पूरी नींद एक जैसी होती है या उसमें भी कोई प्रकार होते हैं, जैसे गहरी नींद, हल्की नींद? नहीं, सारी नींद एक जैसी नहीं होती। रिसर्च से पता चला है, और ये काफी दिलचस्प है कि नींद के दो मुख्य प्रकार हैं। एनआरएम यानी नॉन रैपिड आई मूवमेंट नींद, और आरएएम यानी रैपिड आई मूवमेंट नींद। एनआरएम और आरएएम? हाँ, रात भर में ये दोनों तरह की नींद करीब 90-90 मिनट के चक्र में बारी बारी से चलती रहती हैं। तो इनमें क्या फर्क है? एनआरएम में क्या होता है? एनआरएम नींद के भी अपने चरण होते हैं, जिसमें स्टेज 3 और 4 सबसे गहरी नींद होती है। इस दौरान दिमाग की तरंगें धीमी और एक लय में हो जाती हैं। ये वो समय जब दिमाग दिन भर की यादों को सहेजता है, यादों को पक्का करता है। हाँ, और जो गैर जरूरी कनेक्शंस हैं उन्हें हटाता है। जैसे कंप्यूटर में डीफ्रैगमेंटेशन होता है ना, कुछ वैसा ही। रात के शुरुआती हिस्से में एनआरएम नींद ज्यादा होती है। और आरएएम नींद,
वो कब आती है और उसमें क्या होता है खास? आरएम नींद में दिमाग लगभग जागने जैसी स्थिति में होता है। दिमागी तरंगें तेज और अनियमित होती हैं। जागने जैसी? पर हम तो सो रहे होते हैं। हाँ, यही तो मजेदार बात है। इसी नींद में हम सपने देखते हैं। आंखें पुतलियों के पीछे तेजी से घूमती हैं। इसीलिए इसे रैपिड आई मूवमेंट कहते हैं। अच्छा, इसलिए आरईएम नाम है। बिल्कुल। लेकिन शरीर की बाकी मांसपेशियां एक तरह से लकवाग्रस्त हो जाती हैं। लकवाग्रस्त क्यों? ताकि हम सपनों में जो कर रहे हैं उसे असलियत में न करने लगे। सोचिए अगर ऐसा ना हो तो। हाँ, ये तो जरूरी है। ये नींद हमारी भावनाओं को संतुलित करने, क्रिएटिविटी बढ़ाने और समस्याओं के हल निकालने के लिए बहुत जरूरी है। रात के दूसरे हिस्से में आरईएम नींद का दबदबा रहता है। ये तो कमाल की जानकारी है। क्या ये नींद का पैटर्न एनआरएम और आरईएम वाला सिर्फ इंसानों में है या बाकी जीवों में भी ऐसा ही कुछ होता है? नींद तो देखिए लगभग सभी जीवों में पाई जाती है। कीड़े मकोड़ों से लेकर मछली, रेप्टाइल्स, पक्षी और हम स्तनधारी सब सोते हैं। सब सोते हैं? हाँ, लेकिन सबके सोने का तरीका और समय बहुत अलग-अलग है। जैसे हाथी दिन में सिर्फ 4 घंटे सोते हैं, वहीं भूरे चमगादड़ 19 घंटे तक सो सकते हैं। 19 घंटे? बाप रे। हाँ। और सपने? क्या सभी जीव सपने देखते हैं? मतलब क्या उनमें आरईएम नींद होती है? आरईएम नींद जो सपनों से जुड़ी है, वो मुख्य रूप से पक्षियों और स्तनधारियों में ही मिलती है। अच्छा। डॉल्फिन और व्हेल जैसे समुद्री जीवों में या तो आरईएम नींद होती ही नहीं या बहुत कम होती है। शायद इसलिए क्योंकि आरईएम नींद में शरीर हिल नहीं पाता और उन्हें तो लगातार तैरते रहना होता है। हाँ, बात तो सही है। कुछ जीव तो और भी कमाल हैं। वो अपने आधे दिमाग को सुला सकते हैं, जबकि आधा जागा रहता है। आधे दिमाग से सोना, ये कैसे मुमकिन है? अविश्वसनीय है ना? अच्छा, इंसानों की नींद में क्या कुछ खास बात है दूसरे जीवों के मुकाबले, खासकर हमारे करीबी रिश्तेदारों जैसे बंदरों से तुलना करें तो? हाँ, एक दिलचस्प बात है। हम अपने करीबी रिश्तेदारों यानी बंदरों और चिंपांजियों के मुकाबले कम सोते हैं, करीब 8 घंटे। हम कम सोते हैं? मुझे लगा हम ज्यादा सोते होंगे। नहीं, हम कम सोते हैं, लेकिन हमारी नींद का एक बड़ा हिस्सा लगभग 20-25% रेम नींद होती है, जबकि उनमें यह सिर्फ 9% के आसपास होती है। ओह, तो हमारी रेम नींद ज्यादा है। इसका क्या मतलब हो सकता है? एक थ्योरी ये है कि जब हमने पेड़ों से उतरकर जमीन पर सोना शुरू किया तो शायद ज्यादा सुरक्षित महसूस किया और हमें गहरी लंबी रेम नींद लेने का मौका मिला। इसी रेम नींद शायद हमारी भावनाओं को समझने, जटिल सामाजिक रिश्ते बनाने और रचनात्मकता में मतलब क्रिएटिविटी में बड़ी भूमिका निभाई। ये तो बहुत दिलचस्प कनेक्शन है। तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, क्या हमारी नींद का पैटर्न भी बदलता है, बचपन से बुढ़ापे तक? हाँ, बिल्कुल बदलता है, और काफी ज्यादा। जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो लगभग हर समय सोता रहता है और उसमें रेम नींद का दबदबा होता है। रेम का? हाँ, जो दिमाग के विकास के लिए बहुत जरूरी है। जन्म के बाद धीरे धीरे एनआरएम नींद का हिस्सा बढ़ता जाता है। और टीनेजर्स यानी किशोरों का क्या? उन्हें तो हमेशा नींद आती रहती है, ऐसा लगता है। वो असल में उनकी बॉडी क्लॉक की वजह से होता है। किशोरों की सर्कैडियन रिदम, वो जो अंदरूनी घड़ी है, वो थोड़ी आगे खिसक जाती है। आगे खिसक जाती है मतलब वो देर से सोना और देर से उठना पसंद करते हैं नेचुरली। स्कूल के लिए सुबह जल्दी उठना उनके नेचुरल रिदम के खिलाफ होता है। अच्छा, तभी उन्हें सुबह उठने में इतनी दिक्कत होती है। बिल्कुल। और इस उम्र में गहरी एनआरएम नींद दिमाग की फाइन ट्यूनिंग के लिए बहुत जरूरी होती है, खासकर दिमाग के अगले हिस्से यानी फ्रंटल लोब के लिए, जो तार्किक सोच और फैसले लेने का काम करता है और सबसे आखिर में पूरी तरह विकसित होता है। और फिर बुढ़ापे में नींद का क्या होता है? क्या बूढ़े लोगों को कम नींद चाहिए होती है? मैंने सुना है ऐसा। ये एक आम गलतफहमी है। देखिए, बूढ़े लोगों को कम नींद की जरूरत नहीं होती, बल्कि असलियत ये है कि वो उतनी गहरी और अच्छी नींद ले नहीं पाते। मतलब खासकर गहरी एनआरएम नींद की मात्रा और क्वालिटी बहुत घट जाती है। 70 साल की उम्र तक इसमें 80-90% तक की कमी आ सकती है। 80 से 90%? हाँ, नींद बार बार टूटती है, जिसे फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। साथ ही उनकी सर्कैडियन रिदम पीछे खिसक जाती है, जिससे वो शाम को जल्दी सोने लगते हैं और सुबह बहुत जल्दी, मतलब जरूरत से पहले उठ जाते हैं। अच्छा, इसलिए वो सुबह जल्दी उठ जाते हैं? हाँ, और दुख की बात यह है कि दिमाग के वो हिस्से जो गहरी नींद पैदा करने में मदद करते हैं, वो उम्र के साथ सिकुड़ने लगते हैं। ओह। नींद की गुणवत्ता में ये गिरावट उनकी याददाश्त और समग्र स्वास्थ्य पर गहरा असर डाल सकती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आज हम बात कर रहे हैं नींद की। ये सिर्फ दिन भर की थकान मिटाना ही
नहीं है ना, मतलब इसके पीछे बहुत कुछ है हमारे दिमाग और शरीर के लिए। बिल्कुल। ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि सोते हुए दिमाग बस बंद हो जाता है, पर ऐसा है नहीं। नींद असल में एक बहुत एक्टिव, बहुत जटिल प्रक्रिया है। एक्टिव कैसे? मतलब इसी दौरान हमारा दिमाग दिन भर की जो भी जानकारी है उसे सहेजता है, इमोशंस को बैलेंस करता है। बहुत जरूरी काम होते हैं नींद में। अच्छा, तो ये जो कहते हैं कि कुछ नया सीखना हो तो उससे पहले अच्छी नींद ले लो, इसका क्या मतलब है? कैसे दिमाग तैयार होता है? हाँ, देखिए हमारे दिमाग में एक हिस्सा है हिप्पोकैम्पस। वो नई यादों को थोड़ी देर के लिए स्टोर करता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी की तरह। तो नींद, खासकर एक खास तरह की नींद होती है NREM स्टेज 2, वो इस हिप्पोकैम्पस को साफ करती है, जैसे कैमरे का रोल खाली करना। अच्छा, ताकि नई जानकारी के लिए जगह बन सके। बिल्कुल, दिमाग नई चीजें सीखने के लिए एकदम फ्रेश हो जाता है। इसमें कुछ दिमागी तरंगें होती हैं, स्लीप स्पिंडल्स, वो बहुत मदद करती हैं। और सीखने के बाद सोना, वो क्यों जरूरी है? क्या वो बस सेव बटन दबाने जैसा है? हाँ, काफी हद तक। जो गहरी नींद होती है, डीप NREM स्लीप, वो सीखी हुई चीजों को, यादों को मजबूत करती है, उन्हें भूलने से बचाती है। कहाँ जाती हैं ये यादें फिर? वो हिप्पोकैम्पस से निकलकर दिमाग के बाहरी हिस्से में कॉर्टेक्स में चली जाती हैं, लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए। और मजे की बात यह है कि नींद कभी-कभी वो यादें भी वापस ला सकती है जो हमें लगता है हम भूल गए। कमाल है। अच्छा, ये तो हुई दिमागी बातें, फैक्ट्स याद रखना। लेकिन जैसे कोई स्किल सीखते हैं, मान लीजिए पियानो बजाना या टाइपिंग, उसमें नींद का क्या रोल है? वो जो मसल मेमोरी कहते हैं। हाँ, वो मसल मेमोरी जो है ना, वो असल में दिमाग की ही मेमोरी है। अच्छा। जी, रात की नींद और खासतौर पे जो सुबह के करीब नींद आती है, स्टेज 2 NREM वाली, वो इन फिजिकल स्किल्स को पक्का करती है। प्रैक्टिस के बाद सोने से आपकी गलतियां कम होती हैं, मूवमेंट ज्यादा स्मूथ, ऑटोमेटिक हो जाते हैं। तो एथलीट्स के लिए तो ये बहुत ही जरूरी हुआ फिर। बहुत ज्यादा। और सिर्फ परफॉर्मेंस ही नहीं, कम नींद से चोट लगने का खतरा भी बढ़ जाता है। तो फायदे तो समझ आ गए, लेकिन अगर नींद पूरी ना हो तो सिर्फ थकान के अलावा और क्या बड़े खतरे हैं? देखिए, सबसे पहला और सीधा असर पड़ता है ध्यान पर, कंसंट्रेशन पर। आपने माइक्रो स्लीप सुना है? माइक्रो स्लीप, वो क्या होता है? मतलब बस कुछ सेकंड के लिए पलक झपकते ही सो जाना, पता भी नहीं चलता कई बार। अब सोचिए गाड़ी चलाते हुए ऐसा हो जाए तो? अरे बाप रे, ये तो बहुत खतरनाक है। बिल्कुल। और जो बात ज्यादा चौंकाती है वो ये कि अगर आप कई रातों तक सिर्फ 6 घंटे भी सोते हैं ना। 6 घंटे तो बहुत तक सोते होंगे, सोचते होंगे काफी है। हाँ, वही तो। लेकिन रिसर्च कहती है कि लगातार 6 घंटे सोने वालों का परफॉर्मेंस उतना ही खराब हो सकता है जितना किसी ऐसे व्यक्ति का जो पूरी रात जगा हो। सच में? जी। और चिंता की बात यह है कि लोगों को एहसास ही नहीं होता कि वो कितने थके हुए हैं। वो अपनी उस कम अलर्टनेस के आदी हो जाते हैं। मतलब ये नशे में गाड़ी चलाने से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। कुछ स्टडीज तो यही मानती हैं, क्योंकि नशे में ड्राइवर शायद रिएक्ट करे, बचने की कोशिश करे। बहुत थका हुआ ड्राइवर हो सकता है रिएक्ट ही ना करे। ओह, और इमोशंस पर, मूड पर क्या असर होता है? चिड़चिड़ापन वगैरह? बिल्कुल। नींद की कमी से दिमाग का जो इमोशनल सेंटर है, अमिगडाला, वो ओवर एक्टिव हो जाता है। और जो लॉजिक वाला हिस्सा है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, उसका कंट्रोल कमजोर पड़ जाता है। तो मतलब गुस्सा ज्यादा, मूड स्विंग्स? हाँ, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, मूड में तेजी से उतार चढ़ाव, और ये चीजें आगे चलकर डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी मानसिक दिक्कतों से भी जुड़ सकती हैं। PTSD में भी इसका कुछ रोल है शायद, बुरे सपने वगैरह? हाँ, PTSD में बुरे सपनों का कनेक्शन एक स्ट्रेस केमिकल नॉरएड्रेनालिन के बढ़े हुए लेवल से देखा गया है। एक दवा है प्राजोसिन, जो इसे कम करके REM नींद सुधारती है और लक्षण कम कर सकती है। और याददाश्त पर कितना असर पड़ता है कम सोने का? आपने कहा था मेमोरी बनती है नींद में। बहुत गहरा असर पड़ता है। नई यादें बनाने की क्षमता नींद की कमी से लगभग 40% तक कम हो सकती है। 40%? जी हाँ। अगर कोई पूरी रात जागकर पढ़ने की सोचे तो उसका हिप्पोकैम्पस जो नई यादें बनाता है, वो एक तरह से ठप पड़ जाता है। ये तो बहुत है। और आपने अल्जाइमर का भी जिक्र किया था शुरू में, उसका क्या कनेक्शन है? हाँ, ये एक बहुत सीरियस कंसर्न है। पता चला है कि नींद की कमी से दिमाग में एक जहरीला प्रोटीन बीटा एमिलॉइड जमा होने लगता है। ये वही प्रोटीन है जो अल्जाइमर में होता है? जी हाँ,
यही वो प्रोटीन है जो अल्जाइमर में दिमाग की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है। अब होता क्या है कि गहरी नींद के दौरान दिमाग की अपनी एक सफाई व्यवस्था काम करती है, ग्लिम्फेटिक सिस्टम। सफाई व्यवस्था? हाँ, एक तरह से दिमाग का कूड़ा बाहर निकालने का सिस्टम। ये सिस्टम इसी बीटा एमिलॉइड जैसे टॉक्सिक पदार्थों को साफ करता है। तो कम नींद मतलब कम सफाई? बिल्कुल, कम गहरी नींद मतलब ये सफाई ठीक से नहीं हो पाती और बीटा एमिलॉइड जमा होता रहता है और ये उन हिस्सों को और नुकसान पहुंचा सकता है जो गहरी नींद पैदा करते हैं। तो ये एक दुष्चक्र बन जाता है। बाप रे, ये तो सच में बहुत गंभीर बात है। अच्छा, एक और चीज जो नींद से जुड़ी है, सपने देखना, रेम नींद। क्या ये बस ऐसी होता है या इसका भी कोई काम है? नहीं, रेम नींद जिसमें हम सबसे ज्यादा सपने देखते हैं वो सिर्फ बाय प्रोडक्ट नहीं है, उसके अपने बहुत महत्वपूर्ण काम है। पहला काम है इमोशनल हीलिंग। इमोशनल हीलिंग? मतलब भावनाओं को ठीक करना। हाँ, रेम नींद के दौरान हमारे दिमाग में एक स्ट्रेस केमिकल होता है, नॉरएड्रेनालिन, वो लगभग बंद हो जाता है। माहौल एकदम शांत। इस शांत माहौल में दिमाग जो हमारी मुश्किल या दर्दनाक भावनाएं हैं उनसे जुड़ी यादों को दोबारा प्रोसेस करता है, लेकिन इस बार वो तनाव या दर्द नहीं होता। तो याद तो रहती है पर उसका असर कम हो जाता है। बिल्कुल, आप अनुभव को याद रखते हैं लेकिन उससे जुड़ी जो तेज चुभने वाली भावना थी वो हल्की हो जाती है। रिसर्च में देखा गया है कि जिन लोगों ने बुरे अनुभवों के बारे में सपना देखा वो भावनात्मक रूप से बेहतर रिकवर हुए। दिलचस्प। और कोई काम आरईएम नींद का? हाँ, दूसरा काम है हमारी सोशल इंटेलिजेंस को ठीक करना। मतलब दूसरों के चेहरे के भाव, उनके इशारे, इनको सही से समझने की क्षमता। आरईएम नींद एक तरह से हमारे इमोशनल कंपस को रीसेट करती है। और नींद कम हो तो ये गड़बड़ा जाता है? हाँ, नींद की कमी हो तो हम कई बार दोस्ताना चेहरों को भी शक या खतरे की नजर से देखने लगते हैं। हमारी सामाजिक समझ बिगड़ जाती है। अच्छा, और तीसरा? मैंने कहीं पढ़ा था कि रचनात्मकता, क्रिएटिविटी से भी जुड़ा है। जी हाँ, तीसरा महत्वपूर्ण काम है क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग को बूस्ट करना। आरईएम नींद के दौरान दिमाग क्या करता है कि अलग-अलग असंबंधित जानकारी के टुकड़ों को लेता है और उन्हें नए अनोखे तरीकों से जोड़ता है। जैसे कोई पजल सॉल्व करना? हाँ, उससे भी आगे। जैसे कहते हैं मेंडेलीव को पीरियोडिक टेबल का आइडिया सपने में आया था, या पॉल मैकार्टनी ने येस्टरडे की धुन सपने में सुनी थी। अरे वाह! प्रयोगों में भी ये देखा गया है। जिन लोगों को आरईएम नींद अच्छी मिलती है वो बाद में मुश्किल पहेलियां बेहतर तरीके से सुलझा पाते हैं, दूर के विचारों में कनेक्शन बना पाते हैं। ये एक तरह से जानकारी को विजडम में बदलना है। सपनों का कंटेंट भी शायद मायने रखता है। जैसे जिन लोगों ने किसी काम, मान लीजिए भूल भुलैया के बारे में सपना देखा, उन्होंने जागने पर उस काम में ज्यादा सुधार दिखाया। ठीक है, आगे बढ़ते हुए कुछ ऐसी बातें जो सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती हैं पर शायद हमारी जिंदगी पर असर डालती हैं। बिल्कुल। तो आज हम इन्हीं कुछ पहलुओं को और हाँ, हमारी जो आधुनिक जीवन शैली है उसके असर को समझने की कोशिश करेंगे। सही है। जैसे वो कभी-कभी सुनने में आता है कि लोग नींद में चलने लगते हैं। बिल्कुल। या बातें भी करते हैं। हाँ, सोमनैम्बुलिज्म जिसे कहते हैं। और कुछ लोग तो मैंने सुना है नींद में खाना पका लेते हैं या फिर मैसेज भी भेज देते हैं। ये क्या सपने में होता है? नहीं, यही तो दिलचस्प बात है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये सपने देखते हुए होता है, पर ऐसा है नहीं। अच्छा, ये जो हरकतें हैं ये असल में गहरी नींद की अवस्था में होती हैं। मतलब वो वाली नींद जिसमें सपने नहीं आते, जिसे एनआरईएम कहते हैं। ओह, एनआरईएम। जी, सपने वाली नींद यानी आरईएम में तो हमारा शरीर एक तरह से लकवाग्रस्त सा रहता है ताकि हम सपनों पर हरकत ना करें। हाँ, ये तो पता है। लेकिन एनआरईएम में होता यह है कि दिमाग का कुछ हिस्सा सोया हुआ है और कुछ जागा हुआ सा, एक मिलीजुली स्थिति बन जाती है। अजीब है ये तो, मतलब दिमाग कंफ्यूज्ड है। हाँ, कह सकते हैं। ज्यादातर मामलों में, जैसे बच्चों में, ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, अपने आप ठीक हो जाता है। पर हाँ, कुछ बहुत ही दुर्लभ मामले, जैसे वो केनेथ पार्क्स वाला मामला था, वहां ये बहुत गंभीर रूप ले सकता है। मतलब व्यक्ति नींद में कुछ हिंसक काम भी कर सकता है। बाप रे, ये तो डरावना है। अच्छा, ये तो हुई नींद में चलने की बात, पर एक और चीज जो बहुत आम है वो है नींद का ना आना। मतलब लोग सोना चाहते हैं पर सो ही नहीं पाते। हाँ, अनिद्रा, इंसोम्निया, ये नींद की कमी से अलग है।
नींद की कमी तो तब होती है जब आपको सोने का मौका ही न मिले। हाँ, जैसे काम ज्यादा हो या बिल्कुल। लेकिन अनिद्रा में सोने का पूरा समय और माहौल होने पर भी या तो नींद आती नहीं, या आती है तो अच्छी गहरी नींद नहीं आती, टूटती रहती है। इसके पीछे क्या वजह होती है अक्सर? अक्सर इसके पीछे मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं, जैसे बहुत ज्यादा चिंता, तनाव। ये चीजें क्या करती हैं कि हमारे शरीर का जो लड़ो या भागो वाला सिस्टम है ना, फाइट ऑफ लाइट, हाँ हाँ। उसे जगाए रखती हैं। शरीर शांत नहीं हो पाता, बॉडी टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा रहता है, कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन ज्यादा रहते हैं, दिमाग शांत होने के बजाय एक्टिव रहता है। तो फिर इसका इलाज क्या है? और नींद की गोलियां एक रास्ता है, पर सबसे अच्छा नहीं। अच्छी बात यह है कि अब दवाइयों के बिना भी इलाज मौजूद है। एक थेरेपी है CBTI, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी फॉर इंसोम्निया। अच्छा, ये कैसे काम करती है? ये एक तरह की बातचीत वाली थेरेपी है। इसमें नींद से जुड़ी जो गलत सोच और आदतें बन जाती है ना, उन पे काम किया जाता है, और ये काफी असरदार है, लंबे समय तक फायदा करती है। ये अच्छी बात है कि बिना दवा के इलाज मुमकिन है। अच्छा, एक और स्थिति है जिसके बारे में मैंने सुना है, वो है नार्कोलेप्सी। इसमें दिन में ही नींद के दौरे पड़ते हैं? हाँ, नार्कोलेप्सी में यही होता है। दिन में कभी भी एकदम से बहुत तेज नींद आती है, जिसे रोका नहीं जा सकता। ओह। और इसमें एक और बहुत अजीब चीज होती है, कैटाप्लेप्सी। कैटाप्लेक्सी वो क्या है? इसमें ऐसा होता है कि जब व्यक्ति कोई तेज भावना महसूस करता है, जैसे जोर से हंसना या बहुत हैरान होना या गुस्सा आना, तो अचानक उसकी मांसपेशियां एकदम कमजोर पड़ जाती हैं। क्या मतलब, गिर जाता है इंसान? हाँ बिल्कुल, कुछ पलों के लिए मांसपेशियों का नियंत्रण खो जाता है और व्यक्ति गिर भी सकता है। अरे, ये क्यों होता है? भावनाओं से मांसपेशियों का क्या लेना देना? इसके पीछे दिमाग में एक केमिकल होता है, ओरेक्सिन। उसकी कमी हो जाती है। ये ओरेक्सिन हमारे सोने जागने के सिस्टम को, मतलब स्विच को, कंट्रोल करता है। अच्छा। जब इसकी कमी होती है तो ये स्विच ठीक से काम नहीं करता, और भावनाओं का ट्रिगर इस कमजोरी को सामने ले आता है। जाहिर है, इससे जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। लोगों को अपनी भावनाओं को दबा कर रखना पड़ता है। उफ, ये तो बहुत ही मुश्किल होगा। जी। और जहां तक नींद की कमी की बात है, एक बेहद दुर्लभ लेकिन घातक स्थिति भी है, फेटल फैमिलियल इंसोम्निया, FFI कहते हैं। घातक? नींद ना आना जानलेवा भी हो सकता है? हाँ, ये एक आनुवंशिक बीमारी है। इसमें व्यक्ति धीरे धीरे सोने की क्षमता पूरी तरह खो देता है और आखिरकार उसकी मृत्यु हो जाती है। ये दिखाता है कि नींद हमारे लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। सिर्फ आराम नहीं, जिंदगी है। सच में, ये सब सुनकर लग रहा है कि नींद कितनी नाजुक चीज है, और आजकल की हमारी जिंदगी में तो बहुत सी चीजें हैं जो इसे बिगाड़ रही होंगी, जैसे देर रात तक स्क्रीन देखना। बिल्कुल सही, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। स्क्रीन से जो नीली रोशनी निकलती है ना, हाँ, ब्लू लाइट, वो हमारे दिमाग को धोखा देती है। दिमाग को लगता है कि अभी दिन है। इससे मेलाटोनिन हार्मोन बनना कम हो जाता है। मेलेटोनिन तो नींद लाने वाला हार्मोन है ना? जी। तो जब वो कम बनता है तो नींद आने में देर लगती है। नींद का पूरा साइकिल गड़बड़ा जाता है। और क्या चीजें हैं? कमरे का तापमान। अगर सोने की जगह ज्यादा गर्म है तो शरीर ठंडा नहीं हो पाता, और सोने के लिए शरीर का थोड़ा ठंडा होना जरूरी है। कितना ठंडा? लगभग 18.3 डिग्री सेल्सियस या 65 फ़ारेनहाइट के आसपास का तापमान आदर्श माना जाता है। अच्छा। और शराब? कई लोग सोचते हैं कि एक ड्रिंक लेने से अच्छी नींद आती है। ये बहुत बड़ा मिथ है। शराब नींद नहीं लाती, वो एक तरह से दिमाग को बेहोश करती है, सिडेट करती है। ओह। और इससे नींद की क्वालिटी बहुत खराब होती है। खासकर जो REM नींद होती है, सपने वाली नींद, वो बुरी तरह डिस्टर्ब होती है। तो मतलब सुबह उठकर फ्रेश महसूस नहीं होता होगा? बिल्कुल नहीं। और एक और दुश्मन है, अलार्म क्लॉक, खासकर उसका स्नूज बटन। स्नूज बटन? वो कैसे? जब हम स्नूज दबाते हैं तो हम वापस हल्की नींद में जाते हैं। फिर कुछ मिनट बाद अलार्म जोर से बजता है। ये अचानक झटका हमारे दिल और नर्वस सिस्टम के लिए अच्छा नहीं है। बार बार ऐसा करना तनाव बढ़ाता है। अरे हाँ, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। तो इतनी सारी समस्याएं हैं, इसीलिए शायद लोग नींद की गोलियों की तरफ जाते हैं। पर क्या वो वाकई काम करती हैं? मतलब सुरक्षित है? देखिए, काम करने का मतलब क्या है, इस पर निर्भर करता है। नींद की गोलियां आपको सुला सकती हैं, लेकिन वो प्राकृतिक नींद नहीं होती। वो दिमाग की एक्टिविटी को बस दबा देती हैं। और इनके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। निर्भरता बन सकती है, मतलब आदत पड़ जाती है। और कुछ स्टडीज में तो इन्हें स्वास्थ्य के गंभीर खतरों से भी जोड़ा गया है, जैसे कैंसर का रिस्क बढ़ना या मृत्यु दर में वृद्धि। बाप रे। हाँ, और कई बार तो उनका असर प्लेसिबो इफेक्ट से ज्यादा नहीं होता। मतलब गोली इसलिए काम करती है क्योंकि आपको लगता है कि वो काम करेगी। तो फिर क्या करें अगर नींद नहीं आ रही? तो
जैसा मैंने पहले बताया, CBTI जैसी थेरेपीज, ये बिना दवा के नींद ना आने के जो असली कारण हैं, हमारी सोच, हमारी आदतें, उन पर काम करती है। अच्छा। इसके साइड इफेक्ट्स नहीं है और इसका असर लंबे समय तक रहता है। इसीलिए आजकल डॉक्टर भी इसे पहली पसंद मानते हैं, गोलियों से पहले। तो कुल मिलाकर हमने आज देखा कि नींद कितनी जटिल और महत्वपूर्ण चीज है। नींद में चलने जैसी अजीब हरकतों से लेकर अनिद्रा और नार्कोलेप्सी जैसी स्थितियों तक। बिल्कुल। और ये भी कि कैसे हमारी आजकल की आदतें, स्क्रीन टाइम, कमरे का तापमान, शराब पीना, यहाँ तक कि अलार्म का इस्तेमाल हमारी नींद की दुश्मन बन सकती हैं। हाँ, और ये जानना भी जरूरी था कि नींद की गोलियां शायद वो हल नहीं है जो हम सोचते हैं, और CBTI जैसे बेहतर विकल्प मौजूद हैं। संक्षेप में कहें, अच्छी नींद कोई लग्जरी नहीं है। ये हमारे शरीर और दिमाग दोनों के स्वास्थ्य की बुनियाद है। गहरी नींद के अलग अलग अवस्था हैं, नींद से जुड़ी बीमारियां और आधुनिक जीवन की चुनौतियां, इन सबको समझना जरूरी है। हमें उम्मीद है कि इस बातचीत से नींद के बारे में कुछ नई और दिलचस्प बातें पता चली होंगी। क्या ये जानकारी आपको उपयोगी लगी? आपके क्या विचार हैं इस पर? हमें ज़रूर बताइएगा कि हम इसे और बेहतर कैसे बना सकते हैं।